हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, उन सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। इन सब से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, उस सब में आप सफल हो, यही मेरी कामना है ईश्वर से। दीपावली शानदार धूमधाम से मनाएं आप, और फिर जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी है, जो आप जिस उद्देश्य में लगे हैं वहाँ तेज़ी से जुट जाइए। तो शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन है सबसे पहला इम्पॉर्टेंट। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान, उसका नाम है सितरंग। ये नाम किस देश ने रखा है? आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड ने ये नाम रखा है, और एक बार एनिमेशन और मैप के थ्रू भी आपको समझा देते हैं। साइक्लोन सितरंग नाम है ये, और ये अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से चला है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ये जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की पोजीशन यहाँ पर थी, और ये धीरे धीरे आगे बढ़कर ये टकराना है, इसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपासी इलाके में टक्कर होगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और उसकी वजह से ये जो पूरा इलाका है यहाँ का, ये सब इफ़ेक्टेड होगा। वहाँ तेज़ बारिश हो सकती है। तो 21 अक्टूबर को ये जो तूफ़ान है उसकी शुरुआत हुई थी, बना था, और ये बढ़ा और काफ़ी विशाल होता जा रहा है, और ये फिर यहाँ टकराना है इसे। ये आप मैप भी देख रहे हैं, तो कई राज्यों में आसपास के वहाँ बारिश होगी। और ख़ास बात है इम्पॉर्टेंट कि ये 2 साल पहले जो एक तूफ़ान बना था जिससे काफ़ी तबाही मची थी, अम्फान, उससे इसकी जो तीव्रता है वो कम ही रहने की उम्मीद है, यही बताया है मौसम विभाग ने। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में अक्सर अक्टूबर में तूफ़ान आते हैं। 130 साल का रिकॉर्ड है, उसमें 60 से ज़्यादा तूफ़ान आ चुके हैं। कहाँ पर? इस पश्चिम बंगाल के आसपास, या कहें बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाके में। ठीक है, तो अब सवाल ये भी हो सकता है कि अक्टूबर में ही क्यों ये तूफ़ान आते हैं। महत्वपूर्ण बात दरअसल होता ये है कि जो मानसून है वो वापस लौट रहा होता है इस वक्त अक्टूबर के आसपास। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो समुद्र का तल है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, हीटिंग हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती, लेकिन गर्म हो जाता है सामान्य से ज़्यादा। इससे यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और साउथ चाइना से यहाँ से जो आती हवा, और इसके अलावा ये इस तरफ जो अरब सागर है उस तरफ से भी कुछ हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से पूरा माहौल बन जाता है ये तूफ़ान का। ठीक है, तो इस वजह से अक्सर देखा गया है कि अक्टूबर या फिर कहें नवंबर में भी तूफ़ान के मामले होते हैं। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये भी बात कर लें कि हिंद महासागर में तूफ़ान के नाम कैसे तय होते हैं। जो तूफ़ान का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया तूफ़ान का? सितरंग। तो ये सितरंग नाम जो है ना, वो रखा है इस बार थाईलैंड ने। ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, 13 देशों की लिस्ट है, और हिंद महासागर में जो चक्रवाती तूफ़ान आते हैं उसके नाम इन्हीं के द्वारा सुझाए हुए लिस्ट से नाम से ही होता है। तो कई लिस्ट आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिस्ट बन चुकी है तमाम देशों के जो नाम दिए गए थे उन देशों के द्वारा, उन सब के। और जैसे जैसे ये नाम आगे बढ़ता है, मतलब जो तूफ़ान आता है ऑटोमेटिकली उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे इससे पहले जो आया था वो आसनी था, और अब जो आया है वो सितरंग है थाईलैंड, और अगला जो आएगा वो यूएई के द्वारा जो नाम पहले से तय है मोनडोस, वो रख दिया जाएगा। और ये जब नाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इस तरीके से ढेर सारे नाम पहले ही से तय किए हुए हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि इसकी पहचान हो सके, और भविष्य में चक्रवात से बचने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं तो पता चल सके कि इस तूफ़ान में ये काम किया था और ऐसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि चक्रवात आखिर बनते कैसे हैं? क्योंकि जब हम लोग लगातार देख रहे हैं कि तो चक्रवात अलग अलग समय में 6 महीने या 1 साल के अंदर में ही 1-2 चक्रवाती तूफ़ान हम लोग देख लेते हैं। होता यह है कि समुद्र में कम दबाव का जब क्षेत्र बनता है, जैसे समुद्र है अलग अलग जगहों पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तो चक्रवाती तूफ़ान उठते हैं। अब सवाल ये होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र होता क्या है और कैसे बनते हैं? तो इसके लिए काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है।
जब समुद्र का तापमान बढ़ता है या हम कहें समुद्र गर्म होना शुरू होता है तो गर्मी सतह से ऊपर उठती है, और जब गर्मी ऊपर उठेगी तो उस खाली जगह को भरने के लिए, मतलब उस वैक्यूम की जो स्थिति होती है उसको भरने के लिए चारों तरफ से हवा आती है और वो फिर चक्रवात बन जाता है। चूँकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ही विशाल होती है। समझ रहे बात? इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर में इस बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान देखे जाते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर हम कहें कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान के जरिए समुद्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है और जो धरती गर्म हो रही है उसकी गर्मी को सोखने में कुछ थोड़ा बहुत योगदान करता है समुद्र में ये जो चक्रवात आता है वो। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोगों को चक्रवाती तूफान देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, और चक्रवाती तूफानों के या ये जो तूफ़ान होते हैं उसके नाम अलग अलग, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो कहा जाता है तूफ़ान को। ठीक है, कैरिबियन सी में भी हरिकेन ही कहा जाता है, और चाइना सी में टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर जो अपने आसपास का इलाका है वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, और फिर अलग अलग नाम और भी होते हैं। जापान में टाइफू कहा जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीज कहा जाता है, फिलीपींस में बुगुइयो कहा जाता है। तो ये अलग अलग तरह के नाम आपने ये सब देखे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, चूँकि थाईलैंड ने नाम रखा है तो एक बार थाईलैंड को भी मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है। तो ये रहा प्यारा भारत और थाईलैंड यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा। इसकी राजधानी है बैंकॉक। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया है और म्यांमार है। ये सब पड़ोसी देश हैं इसके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पड़ोसी देश का मामला है। FATF ने भारत के किस पड़ोसी देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है? आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। किसने? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। ये फैसला हुआ है अभी हाल ही में, FATF की मीटिंग हुई और उसी में ये फैसला किया गया। क्यों आखिर किया गया है? तो म्यांमार में सैन्य सत्ता है, वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं वो इस वक्त राष्ट्रपति बन के बैठे हुए हैं, और जो सत्ता थी वहाँ पर म्यांमार में उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। म्यांमार यहाँ रहा। ठीक है, मैप के थ्रू आपको बता रहा हूँ मैं। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से अलग अलग राज्यों से लगता है। किन किन राज्यों से लगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसके से सीमा म्यांमार की लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, म्यांमार के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, जो सेना प्रमुख है, खुद ही है माइंट स्वे। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। राजधानी क्या है? राजधानी कैपिटल नायपीडा। ओके, मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। अब हुआ क्या है, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ पर इस देश को ही ब्लैक लिस्ट कर देना पड़ा? ब्लैक लिस्ट का मतलब बहुत ही गंभीर होता है। तो देखिए क्या है कि म्यांमार में 2021 में तख्ता पलट कर दिया था इस जनरल ने और ख़ुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद से वहाँ पर म्यांमार में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस वजह से ब्लैक लिस्ट किया गया। पहले ग्रे लिस्ट कर दिया गया था इस देश को। अब एक बार देख लेते हैं कि ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होता क्या है, फिर और आगे समझाएंगे आपको। ग्रे लिस्ट उसमें उन देशों को रखा जाता है ग्रे लिस्ट में जिन पर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक या सबूत मिलता हो। इन्हें कार्रवाई के लिए सशर्त मोहलत दी जाती है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। इसको वार्निंग विद मॉनिटरिंग कहा जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने से नुकसान क्या होता है? किसी भी देश या कोई भी इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसी है उससे कर्ज लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी शर्तों को पूरा करना पड़ता है, ज़्यादातर कर्ज नहीं मिल पाता है और ट्रेड में भी दिक्कत आती है दुनिया भर से। ओके, तो अभी तक म्यांमार जो है वो ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है? ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट क्या होता है? जब सबूतों से ये साबित हो जाए कि किसी देश से
टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और देश जो है उस पर रोक नहीं लगा रहा है और सरकार भी शामिल है उसमें, तो उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। नुकसान क्या होता है ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से? तो तमाम जो भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक ही है या कोई भी दूसरा देश है, तो वो लोन नहीं दे सकता है। पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया एक तरह से, ओके। और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो अपना कारोबार समेट लेती हैं। रेटिंग एजेंसी वो नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है और दिवालिया होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, ओके। तो म्यांमार को भी ये सब संकट झेलना पड़ेगा क्योंकि उसने एक तो लोकतंत्र की हत्या तो की ही, सैन्य शासन है वहाँ पर और उस जगह पर, उस देश में वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के मामले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खुद ही सेना अपने ही नागरिकों को वहाँ पर मार रही है और ये बहुत बड़ी वजह एक देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है ये? आंसर है पाकिस्तान। तो दो पड़ोसियों की खबर है, एक को ब्लैक लिस्ट में डाला गया, कौन सा देश? म्यांमार, और एक को जो है वो पहले से ग्रे लिस्ट में था, अब उसे वाइट लिस्ट में कर दिया गया, ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। तो FATF ने अभी हाल ही में ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को हटा दिया जाए, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा एक और देश है, मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ, उसको भी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और पाकिस्तान कब शामिल हुआ था ग्रे लिस्ट में FATF के? तो ये शामिल हुआ था 2018 में। और टेरर फंडिंग यानी आतंकवाद को लेकर जो पैसे दिए जा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। और हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है, मोटे तौर पर ये देखना चाहिए इसको, कि आखिरकार अमेरिका को अफ़गानिस्तान को फिर से संभालने के लिए और वहाँ हस्तक्षेप रखने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर उसे जो है सांस देने की ज़रूरत है, यानी आर्थिक तौर पर थोड़ी सहायता देने की ज़रूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये, ठीक है। यहाँ पर तालिबान का शासन है पाकिस्तान और हाँ पाकिस्तानी, और यहाँ से अमेरिका निकल चुका है। ऐसे में वहाँ पर नकेल रखने और वहाँ कुछ कार्रवाई करने के लिए एक बेस के तौर पर पाकिस्तान की ज़रूरत है। और ये माना जा रहा है विशेषज्ञों का कि अमेरिका ने जो एक तरह से यहाँ सपोर्ट कर दिया FATF पर, जो एक तरह से प्रेशर था, क्योंकि FATF जो है वो UN से संबंधित एजेंसी है और अमेरिका का काफ़ी प्रभाव है। तो इस वजह से इसको एक राहत मिल गई है, FATF के ग्रे लिस्ट से ये बाहर हो गया, ठीक है। और आपको बताऊं कि पिछले 14 साल में पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि ग्रे लिस्ट में होने से क्या होता है कि लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है उसके बाद से उनकी कोशिश रही है कि अमेरिका से संबंध बेहतर किए जाएं। और अमेरिका ने अभी हाल ही में F-16 जो लड़ाकू विमान है उसके कल पुर्जे, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी रकम और मदद देने का ऐलान किया है, मदद दे भी रहा है, ओके। तो ये हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हुई है, ओके, FATF की ये मीटिंग और उसी में ये सब फैसला हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और उसका जो मुख्यालय है FATF का पेरिस में, फ्रांस में। अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन T राजा कुमार है चेयरपर्सन, भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक हैं। स्थापना कब हुई थी FATF की? 1989 को। और ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम में आतंकी जो टेरर फंडिंग है उसको रोकने और इन खतरों से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किन देशों को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। इससे पहले वाला क्या क्वेश्चन था? ग्रे लिस्ट से हटाया गया था पाकिस्तान। और उससे पहले क्वेश्चन था कि ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, वो है म्यांमार। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, मोजाम्बिक और तंजानिया,
ठीक है। इन तीनों देशों में जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर आरोप हैं, आशंका है, तो इसलिए ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं इन तीनों देशों को, ठीक है, समझ में आ जाएगा पूरा। तो ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं अफ्रीका। तीनों देश जो हैं वो अफ्रीकी देश हैं। तो DRC तो ये रहा मैप में आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, यानी मध्य अफ्रीकी देश है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। राजधानी क्या है? किनशासा। मुद्रा क्या है? कांगोलेस फ्रैंक, ठीक है। दूसरे कौन सी कंट्री है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पर। ये रहा मोजाम्बिक, ठीक है। और ये मोजाम्बिक किस तरफ है? इस अफ्रीका के, तो अफ्रीका के साउथ की ओर है, ओके। और तीसरा देश क्या है? अच्छा हाँ, मोजाम्बिक के की राजधानी क्या है? मापुटो, ठीक है। मुद्रा क्या है? मोजाम्बिक मेटिकल, ओके। और तीसरा कंट्री है तंजानिया। ये रहा तंजानिया, ओके। ये रहा तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। मुद्रा क्या है? तंजानियन शिलिंग। तो इन तीनों देशों को, जो कि तीनों देश आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मोजाम्बिक शेयर कर रहा है तंजानिया को अपनी सीमा, और तंजानिया शेयर कर रहा है DRC को अपनी सीमा। तो ये तीन देश हैं। मुझे लगता है मैप के जरिए आप पूरी बात समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक के टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। PDF कैसे ले सकते हैं? तो 1 ईयर का मेंबरशिप लेना होगा, उसके थ्रू आपको मिलता है 1 साल तक PDF। कई तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद डिटेल्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ वो सब कुछ होता है उसमें। और वो PDF भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली होते हैं, एग्जामिनेशन की शानदार तैयारी हो सके उसके लिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली, और बहुत सारी फ़ायदे और भी हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ में आप शामिल हो सकते हैं। तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं, वहाँ टेस्ट दे सकते हैं कि कैसी आपकी तैयारी है, और बुक्स पे छूट मिलती है। तो 1 साल का मेंबरशिप है और बहुत कम कीमत पे है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने CBI से वापस ली गई सामान्य सहमति को अक्टूबर 2022 में फिर से बहाल कर दिया है, यानी रीस्टोर कर दिया है, जो जनरल कंसेंट होता है उसे? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने फिर से जनरल कंसेंट को बहाल कर दिया है, रीस्टोर कर दिया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? एकनाथ शिंदे। तो उन्हीं की सरकार ने यह आदेश जारी किया। दरअसल हुआ यह था कि पिछली सरकार जो थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार, तो उसने 2020 में ही, अक्टूबर 2020 में CBI से जनरल कंसेंट को वापस ले लिया था। मतलब ये था, इसका कंसेंट वापस लेने का मामला ये हुआ कि उस राज्य में, यानी महाराष्ट्र में, अगर CBI को कोई जांच करनी है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, कई तरह की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की सरकार जो है उसने ये फिर से बहाल कर दिया है। ये हैं चीफ मिनिस्टर, इन्होंने जनरल कंसेंट को ख़त्म कर दिया था और इन्होंने फिर से बहाल कर दिया है जनरल कंसेंट को, ओके। तो मतलब ये हुआ कि अब CBI महाराष्ट्र में बिना राज्य सरकार की अनुमति के, मतलब इन्होंने अनुमति का पहले ही दे दिया कि हम एक साथ थोक में अनुमति देते हैं, आपको जो भी करना है आप आके कर सकते हो। तो अब किसी भी इंक्वायरी के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सवाल हुआ कि ये जो जनरल कंसेंट है, सामान्य सहमति, वो क्या होता है? दरअसल आपको बताऊँ कि CBI जो है ना, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनी हुई है, ओके। और ऐसे में इस एजेंसी को किसी भी राज्य में काम करने के लिए, वहाँ जाके जांच करने के लिए, वहाँ के राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और CBI बनने के बाद तमाम सारे राज्यों ने ये सामान्य सहमति दे दी थी। मतलब ये हुआ कि CBI को दोबारा अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। तो सामान्य सहमति के अभाव में क्या हो रहा था महाराष्ट्र में कि कोई भी इंक्वायरी के लिए बार बार आवेदन करना पड़ता था कि हम ये इंक्वायरी करने जा रहे हैं, छोटी सी कार्रवाई भी करनी है तो पहले आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि क्या केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियों को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ता है? तो नहीं। जैसे NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है, तो उसका एक अलग तरह का एक्ट है, NIA एक्ट है 2008। तो उसी में ये उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा देश दिया हुआ है, लेकिन CBI वो एक खास एक्ट से बनी हुई है और वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस वजह से उसे राज्य सरकार से सहमति लेनी पड़ती है। तो ये सहमति वापस लेने की जो प्रक्रिया है ये कैसे कैसे शुरू हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले 2015 में मिजोरम पहला राज्य ऐसा बना था जिसने जनरल कंसेंट यानी सहमति वापस ले ली थी। उसके बाद फिर 2018 में पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, अभी भी सरकार है, किनकी सरकार है? ममता बनर्जी की अभी भी है। तो उन्होंने अपनी पिछली जो कार्यकाल था उसमें जनरल कंसेंट को वापस ले लिया था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने ऐसा ही किया। फिर 2019 में छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया, 2020 में पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और झारखंड ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन अब क्या है कि महाराष्ट्र ने रिस्टोर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2022 में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मंजूरी दे दी, यानी फिर से एक्टिव कर दिया? आंसर होगा पंजाब। ठीक है, तो इसी महीने ये पंजाब ने ये कह दिया है, मंजूरी दे दी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये फैसला हुआ है और कर्मचारियों को दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे कि वो पुरानी पेंशन योजना को चाहते हैं या फिर नई पेंशन योजना को लेना चाहते हैं। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसे 1 अप्रैल 2014 को बंद कर दिया गया था और उसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लाया गया था। पुरानी पेंशन स्कीम में यही थी, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी जो आखिरी सैलरी थी उसका 50% उनको पेंशन मिलता था और पूरी राशि जो है वो भुगतान सरकार करती थी, राज्य सरकार करती थी। ओके, और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या है कि अंशदायी पेंशन है, यानी 1 अप्रैल 2004 के बाद से जो भी नौकरी में शामिल हुए उन सब के लिए था। इसके तहत ये था कि वेतन का 10% वो पेंशन में जमा करते थे और बाकी जो 14% है वो राज्य सरकार प्रदान करती थी। तो इस तरीके से जितना पेंशन का फंड जमा हो गया उसी से एक हिस्सा पेंशन के तौर पर मिला करता था। तो पुरानी पेंशन की वजह से बहुत कर्मचारी नाराज थे क्योंकि बहुत कम पेंशन उनको मिल पा रही थी। ठीक है, तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने वाला पहला राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ था, जिसने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लेने की घोषणा की थी। इसका झारखंड और राजस्थान ने भी पुरानी पेंशन योजना को वापस ले लिया था, ओके, एक्टिव कर दिया था। और चौथा राज्य बना है कौन सा? पंजाब। तो अब तक कौन कौन से राज्य हैं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड, राजस्थान और अब चौथा राज्य हो गया है पंजाब, जिसने लागू कर दिया है। ठीक है, कुछ और राज्य हैं जिसने घोषणा की हुई है लेकिन लागू करने वाला ये चौथा राज्य पंजाब है इस वक्त। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने अक्टूबर 2022 में स्वदेश निर्मित न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, अग्नि पी, उसका परीक्षण किया। तो ये किस क्लास की मिसाइल है? आंसर होगा अग्नि क्लास कहेंगे इसे। ठीक है, क्वेश्चन से ही आप समझ गए होंगे, कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस क्लास का है। ओके, इंडिजिनस है, भारत में बना हुआ है ये अग्नि प्राइम और इसे उड़ीसा के तट से वहाँ से परीक्षण किया गया, लॉन्च किया गया। ओके, और ये बताया जा रहा है कि तीसरा टेस्ट है जो कि उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर ये हुआ है। अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि प्राइम जो है वो न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इस शॉर्ट में कहते हैं इसे MRBM। ठीक है, और DRDO ने ये बनाया है और ये ठोस ईंधन वाली मिसाइल है और ट्रक से कहीं भी ले जाया जा सकता है, कनस्तर के माध्यम से इसको लॉन्च किया जा सकता है। एक शानदार ये मिसाइल है। ठीक है, और ये अग्नि श्रेणी की जो मिसाइल है उसकी ये 6ठी मिसाइल है, 6th मिसाइल है। ओके, अग्नि प्राइम।
डीआरडीओ की भी बात कर लें, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये डीआरडीओ? तो रक्षा मंत्रालय। और चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत हैं चेयरपर्सन डीआरडीओ के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश करने जा रहा है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। ओके, और 22-23 की मेजबानी ये मिली है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में अक्टूबर में ही इसका अनाउंस किया है। अब सवाल होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पिछली बार कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में आयोजित किया गया था 2022 में, जो कि 2021 का ये खेलो इंडिया गेम्स था। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। तो ये ऐलान किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। ओके, कहाँ कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट, इन सब जगहों पर खेल आयोजित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो देश में युवाओं में खेल की संस्कृति बढ़े, स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच में हुनर तलाशा जाए, खेल से संबंधित जो भी हुनर है उसको, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन बेहतर हो, जो भी गेम्स हो रहे हैं उन सब में। ओके, तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में ये आयोजन होगा। राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 ये कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाता है ये दिवस? ओके, अगर 2022 हटा दें तो कब मनाया जाता है, और 2022 में कब मनाया गया? क्वेश्चन ये भी होगा। तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। ओके, ये इसी तारीख को स्थापना हुई थी 1945 में, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो ये आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुख्यालय का है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। सदस्य मेंबर कंट्री कितने हैं? 193। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची, उसमें कौन पहले स्थान पर हैं? इंडिया की बात हो रही है। आंसर होगा शिव नाडर। ठीक है, शिव नाडर, तो वो नंबर 1 हैं लिस्ट में, ये देख रहे हैं, शिव नाडर नंबर 1। सेकंड पे हैं अजीम प्रेम जी, थर्ड पे मुकेश अंबानी, फोर्थ कुमार मंगलम बिरला, फिफ्थ पर सुष्मिता और सुब्रतो बागची। ठीक है, शिव नाडर ने 1161 करोड़ रुपए दान दिए हैं एक साल में। कितने? 1161 करोड़ रुपए, और देश में सबसे बड़ा दानदाता के रूप में उनका नाम माना जा रहा है। शिव नाडर HCL कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें अजीम प्रेम जी पहले स्थान पर थे, लेकिन अब शिव नाडर पहले स्थान पर हो गए हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और दीपावली शानदार मनाइए, मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। ओके, और हाँ, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन की शानदार तैयारी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं कल।